नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। संसद के बजट सत्र के पहले भाग के दूसरे हफ्ते की आज से शुरुआत हो रही है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों की आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर भी चर्चा होगी। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद है मेरी सहयोगी कृति मिश्रा और अखिलेश सुमन। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के वर्धमान से टीएमसी सांसद हमारे साथ अभी जुड़ेंगे और साथ ही चर्चा में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं असम से बीजेपी के राज्यसभा सांसद कामाख्या प्रसाद तासा। बहुत बहुत स्वागत कामाख्या जी आपका। साथ ही चर्चा में स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत रामनारायण जी आपका भी। और संसद में आज के एजेंडे को लेकर हम बात करेंगे। आप सभी को बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों में आज क्या महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होना है। संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा में चौथे दिन भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दे सकते हैं जवाब। राज्यसभा में होगी धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा। आम बजट 2022-23 पर लोकसभा में होगी चर्चा की शुरुआत। अर्थव्यवस्था को लेकर सांसद रखेंगे विचार और सुझाव। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों में आज देंगे बयान। दोनों सदनों के एजेंडे में अहम विधेयक संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में होगा पेश। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा में करेंगे पेश। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से डालेंगे नजर और अपने मेहमानों से भी उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक नजर डालते हैं दोनों सदनों में बजट सत्र के पहले हफ्ते में क्या कुछ हुआ। इकतीस जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 पेश किया। 2 फरवरी से दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, जो 3 और 4 फरवरी को भी जारी रही। दोनों सदनों में कई अहम संसदीय समितियों की रिपोर्ट पेश की गई और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए गए। यानी ये कहा जा सकता है कि कामकाज के लिहाज से बजट सत्र का पहला हफ्ता काफी बेहतर रहा, उसकी उत्पादकता काफी बेहतर रही। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 10 बजे शुरू होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे शुरू होगी। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज लोकसभा में क्या है खास। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा में आज चौथे दिन भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चर्चा का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा आम बजट 2022-23 पर चर्चा की शुरुआत आज होनी है। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 भी सदन में पेश किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बयान देंगे। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री बीएल वर्मा अपने मंत्रालय से संबंधित बयान देंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित कई महत्वपूर्ण पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। साथ ही सदस्य नियम 377 के अधीन
मामले भी आज उठाएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा में आज चौथे दिन जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, 2 फरवरी को बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था और चर्चा की शुरुआत की थी। बीजेपी सांसद कमलेश पासवान ने प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिसके बाद पहले दिन करीब 5.5 घंटे चली चर्चा में कांग्रेस, टीएमसी और बीएसपी समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने हिस्सा लिया। दूसरे दिन 3 फरवरी को जेडीयू सांसद राजीव रंजन और ललन सिंह ने चर्चा को आगे बढ़ाया। शुक्रवार 4 फरवरी को भी सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने चर्चा को आगे बढ़ाया। सत्ता पक्ष ने सरकार की नीतियों को सराहा और कहा कि सरकार की समावेशी और प्रगतिशील नीतियों ने नए भारत का मार्ग प्रशस्त किया है। वहीं विपक्षी सांसदों ने महंगाई, बेरोजगारी और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को लेकर सरकार के रुख पर सवाल उठाए। और यहां से सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, जानना चाहेंगे कामकाज के लिहाज से लोकसभा की आज की कार्यवाही की बात करें तो विधायी कामकाज तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चर्चा का जवाब दे सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ क्या कुछ अपडेट आपके पास? निश्चित तौर पे पराक्रम, जिस तरह के अपडेट अभी हमें मिल रहे हैं, हालांकि 4 बजे से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है और इसलिए अभी तक रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस नहीं आया है। लिस्ट ऑफ बिजनेस जो होता है वो पहले की स्थितियों के अनुसार होता है, लेकिन अचानक अगर कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करना होता है तो रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस आता है, जो अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो विश्वस्त सूत्रों से सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हुई है, वो चर्चा तकरीबन पूरी हो गई है, क्योंकि आपने देखा कि स्पीकर ने नियत समय जो 4 से 9 बजे होता है उससे भी ज़्यादा समय तक लोकसभा में चर्चा कराई और तकरीबन सभी दलों के सांसदों ने जितना बोलना था वो बोला है उन्होंने। तो इस लिहाज से समझा जाता है कि जो 12 घंटे का तय समय था उससे भी ज़्यादा चर्चा हुई है लोकसभा में और इसके बाद अब बहुत ज़्यादा संभावना नहीं रह जाती है कि कोई और सदस्य बोलेंगे। तो इसलिए इस बात की पूरी सूचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में बयान देंगे और जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा चली है उसमें तकरीबन सभी बिंदुओं को उठाया है विपक्ष के सांसदों ने और सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी। और एक जो परिपाटी ये होती है कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव एक काफ़ी अहम होता है, क्योंकि ये जो धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा के या राष्ट्रपति का जो अभिभाषण ही होता है वह पिछले 1 साल के सरकार की उपलब्धियों, कामकाज और उसके बाद अगले साल में क्या दिशा होगी सरकार की, क्या नीति का एक समझ सकते हैं कि एक खाका राष्ट्रपति एक संकेत देते हैं राष्ट्रपति। तो इसलिए तकरीबन देश और विदेश से संबंधित सारे मामले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी जब जो लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के, उनके भाषण को भी उन्होंने काफी गंभीरता से सुना और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब चर्चा का जवाब देंगे तो काफी रोचक होगा और कह सकते हैं कि काफी एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि कई बार होता है कि जब पूरे देश की निगाहें टिकेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब पर और ये देखना होगा कि आज शाम को 4 बजे से जब लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत होगी तो वो कितने बजे प्रधानमंत्री बोलेंगे। अखिलेश, इस अपडेट के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ हम आगे भी जुड़ेंगे। अब चर्चा को मैं शुरू से शुरू करना चाहूंगा। मैं समझना चाहूंगा कामाख्या जी, राष्ट्रपति का अभिभाषण अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसमें आज संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में चर्चा का जवाब दे सकते हैं। ये जो पूरी चर्चा हुई है, हम बात करें सदन की उत्पादकता की तो वो बहुत बेहतर रही है। इसका आकलन कैसे करेंगे, क्योंकि संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में ही एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली है। पहली बार मैं इससे पहले लोकसभा में भी था 5 साल, उसके बाद पहली बार मैं देख रहा हूँ शांतिपूर्ण से संसद चल रहा है। दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में अच्छा चर्चा हो रहा है और जो विचार रखना है हम लोग का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अच्छा से रखा है। आज ये देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कैसे रिएक्ट करता है, इसका जवाब कैसा है। मेरे को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी पॉजिटिव एक्सप्रेसिव बोलेंगे। वो हमेशा जब जवाब देते हैं तो कोई तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो कामकाज है, काम कर रहा है, इसका जो भविष्य दर्शन जो है इसको भी रखेंगे और काम कैसा है
कैसा काम हो रहा है, उसका आकलन क्या है, उसको भी प्राइम मिनिस्टर पूरा विस्तृत से बोलेंगे, ऐसा मेरा धारणा है। अभी तक तो पता नहीं, राज्यसभा में तो कल होगा, जी आज लोकसभा में हो जाएगा। मेरे को मैं चाहता हूँ कि अब प्राइम मिनिस्टर का भाषण हमेशा एक महत्वपूर्ण रहता है, वो प्राइम मिनिस्टर का भाषण आज ठीक से हो बिल्कुल, और पूरे देश की नजर उस पर रहेगी। 100% रहेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाते हो तो नजर रहता ही है। जी फिर मोदी जी का भाषण उसको देखने के लिए उत्सुकता भी सत्ता पक्ष और विपक्ष और निरपेक्ष आदमी सभी इसको नजर डालेंगे। बिल्कुल ठीक है रामनारायण जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र का आगाज होता है और संसद के दोनों सदनों को संबोधन और उसके बाद में दोनों सदनों में चर्चा। आज का दिन लोकसभा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और इसके साथ जो तस्वीर हम देख रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है और उसमें चर्चा को गंभीर स्थान मिले, कमोबेश ये तस्वीर हमें दोनों सदनों से देखने को मिली है। देखिए, इस समय जो इस बजट सत्र शुरू हुआ है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले 2 साल हम कोरोना से जूझे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक्ट किया, सरकार ने जिस तरह से काम किया इस दौरान, उसका एक प्रतिफल हमें मिला कि आज हम जहाँ 150 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, जी कोरोना की तीसरी लहर से हम बाहर निकल रहे हैं। इस समय बहुत सारे इशूज थे, इनको लेकर के राष्ट्रपति ने अभिभाषण संसद के समक्ष दिया, तो उन सारे मुद्दों का जिक्र किया। जी और अच्छी बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ कि बिना किसी व्यवधान के चर्चा शुरू हुई है, अच्छा डिस्कशन हुआ है। ठीक है। अब जब प्रधानमंत्री आज शाम को संभावित है वो इसका रिप्लाई करेंगे, तो वो सारे मुद्दों को सामने उठा के ले आएंगे कि पिछले 2 साल में हमने क्या किस तरह से निपटे हैं और आने वाले साल के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि बजट भी आ चुका है, बहुत सारे मुद्दे आ चुके हैं, तो प्रधानमंत्री का जो भाषण होगा, जो जवाब होगा, वो पिछले कार्यकाल, पिछले जो समय 2 साल का रहा और आने वाला साल है, उसका एक प्रतिबिंब हमें इसमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। और इस चर्चा में हमारे साथ लोकसभा सांसद मलूक नागर भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत मलूक जी आपका भी। और समझना चाहूंगा सर आपसे, लोकसभा की कार्यवाही जो अब तक चली है उसमें हमने देखा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, सत्ता पक्ष ने अपने तर्क रखे, विपक्ष ने अपने तर्क रखे। संसद की इस तस्वीर को कैसे देखेंगे? और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज संभवतः प्रधानमंत्री भी जवाब देने वाले हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने पार्लियामेंट में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपनी बात रखी है। जी असलियत में जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि बहुत आराम से चर्चा हो रही है, वास्तव में पूरे देश में जो चुनाव हैं 5 राज्यों में, जी उनकी वजह से कांग्रेस चाहती थी कि शुरू में कोई भी, या विपक्ष चाहता था कि कोई भी ऐसी बात ना रखी जाए, वो अपना मैसेज देना चाहते थे। और राहुल गांधी जी ने, मैंने सदन में भी बोला है, कुछ व्यंग्यात्मक तरीके से, कुछ हास्य तरीके से बातें रखी, लेकिन कुछ बहुत अच्छी बातें भी रखी थी। और मैंने सदन में भी बोला है, फिर बोल रहा हूं कि विपक्ष कमजोर हो गया है और 1 साल में एक बार तैयारी के साथ तुम बात करोगे तो देश के लिए अच्छा नहीं है और विपक्ष के लिए अच्छा नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष के नेता रंजन साहब बैठे तो सुनने के लिए आए, और रंजन साहब ने भी व्यंग्यात्मक तरीके से कुछ ऐसी बातें रखी, और एक तो उनकी हिंदी कमजोर है, वो क्या कहना चाहते हैं साफ तौर पे स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 करोड़ की नौकरियों के लिए कहा था और अब 60 लाख के लिए कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, नौकरी कम लगा रहे हो तुम, विपक्ष के लोग हो, बहुत अच्छी बात, कैसे समझ में ही नहीं आता। और बहुत सारी बातें ऐसी कही जो कई बार मर्यादाओं को भी पार करा, और माननीय प्रधानमंत्री बड़े आराम से, शालीनता से बातें सुनते रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज पहले 1 घंटे में तो क्वेश्चन आवर चलेगा, उसके बाद शायद प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने इतने माइक्रो लेवल पे वर्किंग की, वो जिस तरीके से रंजन साहब को सुन रहे थे, मैं सामने बैठा हुआ था, बहुत शालीनता से। और वो आज राहुल गांधी जी जो बहुत व्यंग्यात्मक और मजाकिया और कुछ अच्छी बातें भी कही, उनको जैसे ही आज माननीय प्रधानमंत्री सदन में बोलेंगे, सबको साफ कर देंगे। और जितना ये 3-4 दिन का केवल रह जाएगा जो सदन में माननीय राहुल गांधी जी ने जो बोला, तो मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि देश के लिए विपक्ष मजबूत जरूरी है। और जिस तरह एक दिन 1 साल में राहुल गांधी जी बोले, और जब भी पार्लियामेंट चले, राहुल गांधी जी को और विपक्ष को, सबको, हम लोगों को इतनी तैयारी के साथ बोलना चाहिए जिससे देश में विपक्ष की भूमिका बढ़िया
अदा की जा सके और सरकार को लगे कि विपक्ष मजबूत है, तो ये देश मलूक के नगर जी, हित इस में एक होगा, हफ्ते में सरकार जो के हित संसद में की होगा। तस्वीर देखने को मिली है, मलूक नगर जी, इस एक हफ्ते में जो तस्वीर नजर आई है, आपको लगता है कि ये गंभीर चर्चा, इसे स्थान दिया जाना बहुत जरूरी है ताकि जनता भी समझ पाए और उसमें फिर विपक्ष भी ये दिखा सके कि वो किन मुद्दों को, जनता से जुड़ी हुई कौन सी आवाज वो सरकार के सामने उठा रहा है। लेकिन यदि इसी के स्थान पर हंगामा, शोर शराबा, व्यवधान होता तो फिर नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो ये जो गंभीर चर्चा देखने को मिली है, आप इसको सराहेंगे सर? देखिए, ये इसका क्रेडिट बहुत ज्यादा माननीय ओम बिरला जी को जाता है, स्पीकर जी साहब को। जी क्योंकि वो सुबह से लेकर के, और जैसे मान लो 4 से लेकर के 9 बजे तक का टाइम है ना, तो मैं खुद कई बार 10 बजे के बाद बोला हूँ रात को, तो वो 11 बजे तक चला रहे हैं, कई जी बार रात को 1:30, 2 बजे तक भी चलाई है पिछले दिनों में। तो वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और लोकसभा को इतना ज्यादा बढ़िया ढंग से चलाते हैं, लोगों को बोलने का मौका देते हैं, जी और जो हमारा अधिकार है पार्लियामेंट में बोलने का, उसके तहत देश के लिए इतना अच्छा काम होता है। और ये अब की बार पक्ष भी और विपक्ष भी अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, जी ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं इसकी सराहना करता हूं। और वास्तव में हम लोगों को जनता पार्लियामेंट में चुन के इसलिए भेजती ठीक है बात है। कि हम लोग पार्लियामेंट में जाके देश के लिए, गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियत के लोगों के लिए वहां जाके काम कर सकें। बिल्कुल अगर वहां हंगामा करेंगे तो फिर हम सांसद बना के भेजे क्यों ठीक हैं? बात। और जो लोग बोलना चाहते हैं, हम जैसे लोग जो पार्लियामेंट में बोलना चाहते ठीक हैं, है पार्लियामेंट में इस 2.5 साल में मेरे 350 के करीब ठीक है पार्टिसिपेशन सर, हैं, तो जो बोलना चाहते हैं उनके भी मौलिक ठीक है, अधिकारों का हनन होता है। वाकई में इसलिए बहुत संसद ही के दोनों अच्छी सदन बात जिस है तरीके से चल जो रहे हैं, काबिले तारीफ है जी, बिल्कुल। और जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चलती है, जिस प्रभावी तरीके से, और उसमें माननीयों की जो उसमें उपस्थिति है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जो दर्शक इस वक्त संसद टीवी देख रहे हैं, वो इस बात को समझेंगे कि जनता जिस मकसद के साथ माननीयों को भेजती है चुनकर, और संसद के इस सत्र में वही तस्वीर संसद की तरफ से देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 10 बजे से शुरू होगी। अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आज राज्यसभा के एजेंडे में क्या खास रहने वाला है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज चौथे दिन भी जारी रहेगी। संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 आज सदन में पेश किया जाएगा। इसके अलावा AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उच्च सदन में बयान देंगे। साथ ही केयर बोर्ड के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव भी पेश होगा। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित कई महत्वपूर्ण पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी आज राज्यसभा में पूछे जाएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा का आज चौथा दिन है, जैसा कि हमने बताया, और ये चर्चा आज जारी रहेगी। और टीडीपी सांसद कनक मेदला रविंद्र कुमार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी सांसद गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने 2 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के साथ चर्चा की शुरुआत की थी। बीजेपी सांसद श्वेत मलिक ने प्रस्ताव का समर्थन किया। पहले दिन चर्चा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। दूसरे दिन 3 फरवरी को AIDM के सांसद M थंबीदुरई ने चर्चा को आगे बढ़ाया। चर्चा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, BJD के सस्मित पात्रा समेत कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। शुक्रवार 4 फरवरी को भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही और BJD के प्रसन्न आचार्य ने चर्चा को आगे बढ़ाया। RJD के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, NCP की प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। हालांकि टीडीपी सांसद कनक मेदला रविंद्र कुमार का भाषण पूरा नहीं हो पाया और वो आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सत्ता पक्ष ने स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, कोविड प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। वहीं विपक्ष ने किसानों की आत्महत्या, निजीकरण, महिला सशक्तिकरण और राज्यों के साथ भेदभाव को लेकर केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए। और ये सवाल महत्वपूर्ण भी हैं और यही बताते हैं कि संसद के दोनों सदनों में जिस तरीके से चर्चा चलती है और वो चर्चा यदि गंभीर मुद्दों में बदलती है तो एक बेहतर तस्वीर देखने को मिलती है, जो कि संसद के बजट सत्र के दौरान हमें देखने को मिली।
और राज्यसभा से ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ मेरी सहयोगी कृति मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद हैं। कृति, राज्यसभा की बात करें तो बिजनेस के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण दिन है आज राज्यसभा के लिए? जी हाँ पराक्रम, जैसे कि आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे कि किस तरह से दोनों सदनों में हमें प्रोडक्टिविटी देखने को मिली है, और अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो जो पिछले हफ्ते पूरा अवेलेबल टाइम था 15 घंटे 17 मिनट, वो पूरा यूज हुआ है और 100% राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी रही है। जैसा कि आपने कहा कि मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा जारी रहेगी। देखिए अभी तक जितना हम टाइम बताएं तो 7 घंटे 41 मिनट पहले इस पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें 26 सांसदों ने भाग लिया। अवेलेबल टाइम 12 घंटे है और ये उम्मीद है कि आज या कल में ये चर्चा कंक्लूड होकर प्रधानमंत्री कल इस पर जवाब भी दे सकते हैं। वहीं अगर मैं पहले हफ्ते की बात करूं तो 25 लिस्टेड स्टार्ट क्वेश्चंस लिए गए, 31 जीरो आ लिए गए और 14 स्पेशल मेंशन भी लिए गए। तो इस हिसाब से अगर हम प्रोडक्टिविटी के लिहाज से देखें तो पहला हफ्ता जो था वो काफी सार्थक था। और आज के अगर हम बिजनेस की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा जारी रहेगी। इसके अलावा देखिए बीएससी में डिसाइड हुआ है कि जो फर्स्ट हाफ है बजट सेशन का, उसमें कोई भी सरकारी लेजिस्लेटिव एजेंडा या गवर्नमेंट बिजनेस नहीं होगा। इसके तहत आज एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बॉर्डर अमेंडमेंट बिल है 2022, उसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा बेहद महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है वो गृह मंत्री देंगे कि MIM के चीफ पर जो उनके काफिले पर अटैक हुआ था उसको लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता जी को भी आज श्रद्धांजलि दी जाएगी और उम्मीद ऐसी है कि श्रद्धांजलि देने के बाद शायद 1 घंटे हाउस एडजर्न किया जाए और उसके बाद प्रोसीडिंग रिज्यूम हो। जी पराक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद कृति इस तमाम जानकारी के लिए। तो मेरी सहयोगी कृति मिश्रा राज्यसभा की जानकारी दे रही थी और जैसा कि उन्होंने बताया कि संभवतः स्वर कोकिला लता जी को भी श्रद्धांजलि आज संसद के दोनों सदनों में दी जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि 1 घंटे के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए और उसके बाद एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। मैं स्टूडियो में आना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कामाख्या जी, अपने आप में महत्वपूर्ण होती है जब सदन चलता है और सदन की कार्यवाही जब चलती है। राज्यसभा चूँकि एक उच्च सदन है और उस पर जो चर्चा होती है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड होता है। आप कैसे देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सदन चल रहा है, राष्ट्रपति का भी भाषण अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमने उसमें देखा कि सत्ता पक्ष के अपने तर्क, विपक्ष के अपने तर्क, तो चर्चा को स्थान मिलना तो जरूरी होता है, लेकिन राज्यसभा की उत्पादकता पर आप क्या कहेंगे? राज्यसभा का उत्पादकता पर जो कार्रवाई हो रहा है, हम लोग जो देख रहा था, सबसे अच्छा सदन चलना मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि सब ऑल आर हैप्पी। प्राइम मिनिस्टर भी आके उस दिन विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का वक्तव्य भी सुना, बहुत टाइम बैठा भी और सुन के उन्होंने शायद कल जवाब देने का टाइम में वो जवाब देगा। ये कार्रवाई जो है फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिए। इतना विपक्ष ने पिछली जो सत्र है, विपक्ष ने जितना प्रॉब्लम किया, मतलब प्रतिवाद किया, उसका कारण से हम लोग का जो बिल्स तो पास हो गया, लेकिन सार्थक चर्चा जैसा होना चाहिए था नहीं हुआ था। इस बार पहली बार जो सार्थक चर्चा हो रहा है, राष्ट्रपति अभिभाषण में भी अच्छा विपक्ष ने भी बोल रहा है, सत्ता पक्ष ने तो बोला ही है, और फिर शायद बजट पर भी चर्चा होगा, उसमें भी शांतिपूर्ण ढंग से ये चलेगा। और प्राइम मिनिस्टर ने जो काम किया है राष्ट्रपति भाषण में, उसका हम लोग उसका धन्यवाद भी दिया है, क्योंकि श्रीवास्तव जी ने बोला है कोविड काल का बाद ऐसा टाइम, मैं उस दिन मेरा वक्तव्य में बोला है, ये साइलेंट किलर था एक्चुअली कोविड। बिल्कुल इसमें यूथ टाइम में तो काम किया प्राइम मिनिस्टर हम लोग को मिलेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का टाइम में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी, बाद में वाजपेयी जी का कारगिल युद्ध हुआ था, लेकिन इस टाइम जैसा कोविड का टाइम में जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संभाला इसको, लेकिन पूरा वर्ल्ड ने उसको देख रहा है, उसको धन्यवाद दे रहा है, और खुद को तो संभाला ही, लेकिन विश्व को, अन्य राष्ट्रों को भी संभाल दिया। ये कोविड काल का बाद, कोविड टाइम में हमेशा हम लोग कोविड काल का बोलते हैं, उस टाइम में जो मैनेजमेंट था, इंटरनल मैनेजमेंट था या एक्सटर्नल, इसको लेकिन एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इतना श्रूडली प्राइम मिनिस्टर नीचे तक, अन्न योजना तक आदमी को पहुंच रहा है कि नहीं, चावल पहुंच रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए जो मैकेनिज्म तैयार किया, और दस्तक, घर घर दस्तक का जो बात है, एक क्या भी आदमी छूट ना जाए, इसका जो मैकेनिज्म तैयार किया, ये प्राइम मिनिस्टर का
डायरेक्ट निगरानी पे हो रहा है। ठीक है। ऐसा माइन्यूसली देखने वाला आदमी, जो इतना 130 करोड़ आदमी को देखने वाला आदमी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप देखने वाला आदमी, कितना उसको उसका अलावा फिर भी नीचे तक जा रहा है, मतलब घर घर जा रहा है कि नहीं, उसका डेली रिपोर्ट उनको मिल रहा है। इसको तो एक आप सोचिए, ये वन टाइप ऑफ वार, साइलेंट क्लियर वार। ये वार में प्राइम मिनिस्टर ने फ्रंट लाइन में आकर लीड किया जी। उसका बाद वो बाकी जो कार्रवाई है हर डिपार्टमेंट का भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति जी का भाषण में उसको दिया है उसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष ने बोला है, विपक्ष बोल रहा है, लेकिन मेरे को लगता है विपक्ष ने ऐसा कुछ बात नहीं बोल पाया जहां पर गवर्नमेंट को कुछ दिशा निर्देश मिला। खाली विपक्ष मतलब ऐसा नहीं है कि अगेंस्ट में ही बोलना चाहिए, कभी कभी तो एक बार तो प्राइम मिनिस्टर का काम एक बार उसको कुछ अच्छाइयां हो वो भी बताए, बनना जो चाहिए, कमियां हो वो भी बताए। यही एक लेकिन मेरे को, विपक्ष होता मैं भी है। नया हूँ, मेरे को नहीं लगा कि विपक्ष से हम लोग भी कुछ सीख पाएगा। जी जी ठीक है, लेकिन फिर भी इस बार संसद की जो तस्वीर है वो सुखद तस्वीर है, ऐसा हम कह सकते हैं। रामनारायण जी, राज्यसभा की बात करें तो आज गृह मंत्री अमित शाह असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हुए हमले को लेकर के संसद के दोनों सदनों में जवाब देंगे। सरकार की तरफ से गंभीरता से जब लिया जाता है किसी भी मसले को, किसी भी मुद्दे को, और सदन में जब उसका जवाब दिया जाता है, तो ये कितना मायने रखता है जब रिप्लाई करेंगे गृह मंत्री? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी पे जो हमला हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं जी, कि पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो माननीय सांसद हैं, तो इसलिए उन पर हमला होना इस समय, और जो आरोपी जो पकड़े गए हैं उन्होंने जो बयान दिए हैं वो गंभीर मामला है। इसको लेकर के सरकार की चिंता स्वाभाविक है, और चूंकि सांसद हैं ओवैसी जी, इसलिए उनके प्रति केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, केवल राज्य सरकार के भरोसे इस मामले को नहीं छोड़ा जा सकता है। तो एक संवेदनशीलता है सरकार की, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के गृह मंत्री का बयान उसी को परिलक्षित करता है कि वो इसको इतनी पूरी जानकारी जुटाने के बाद सदन में आएंगे। ये नहीं कि अटैक हुआ उन्होंने रिएक्ट किया, पूरी जानकारी लिए देंगे, और हमारे देश में सुरक्षा का जो माहौल है वो और मजबूत इन सब बातों से होता है। और गृह मंत्रालय की जो जिम्मेदारी है राज्यों के साथ मिलकर के हर जगह कानून व्यवस्था को सुरक्षित करना, सांसद हों, जो राजनीति में जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के एक चिंता है वो रहती है। हमने देखा पिछले दिनों में कई राज्यों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं हमले हुए हैं, राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। ये मामले सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचे, राष्ट्रपति के पास तक पहुंचे। उस समय जब एक विपक्ष के सांसद पर इस तरह का हमला होता है तो सरकार की जो सक्रियता है, जो संवेदनशीलता है, वो सामने आना काफी महत्वपूर्ण है। और इसको देख करके ये संदेश जो है वो केवल एक सांसद तक नहीं रहेगा, हर देश के हर राज्य तक जाएगा। हर राज्य के लिए एक संकेत है कि वो किस तरह से कानून और व्यवस्था को और सुरक्षा को सुरक्षित रखें। ठीक, इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया में कामाख्या प्रसाद जी आपसे भी चाहूंगा। हिंसा की राजनीति को सिरे से नकारना, आप मानते हैं कि राजनीतिक दलों में इतनी परिपक्वता की उम्मीद अब है, फिर चाहे दल कोई सा भी हो, विचारधारा कोई सी भी हो, मानसिकता कोई सी भी हो? देखिए, कोई आदमी सेंसिटिव आदमी हो या कोई विपक्ष या सत्ता, किसी का आक्रमण नहीं चाहता है। इसको सेंसिटिवली लेना चाहिए, और सेंसिटिवली लेने का एक उदाहरण है, हम लोग का काबिल गृह मंत्री जी आज सदन में बयान देंगे। एक सांसद बोल के नहीं, बहुत विषय पर गृह मंत्री ने बयान दिया है। किसी भी हिंसा हम लोग नहीं चाहता है। हिंसा मतलब ये सो पर्सनल अटैक तो है ही, लेकिन समाज का एक गलत मैसेज भी छोड़ता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि हिंसा बंद हो, और किसी कारण से किसी का ऊपर में कुछ हिंसा ना हो, इसका माहौल बनाना चाहिए, और इसके लिए व्यवस्था भी हो रहा है। गृह मंत्री जी आज सदन में ये बात बोलेंगे। इसका तो ठीक है, चिंतित है, स्टेट गवर्नमेंट ही चिंतित नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चिंतित है, ऐसा हिंसा भविष्य में ना हो, इसका हम लोग भी आह्वान है हमारा। राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हमलों को लेकर सरकार गंभीर है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज संसद के दोनों सदनों में बयान देने वाले हैं। आपको बता दें कि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के संबंध में पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे। हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर 3 फरवरी को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुआ थाना क्षेत्र में हमला हुआ था, जिसके संदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। दोनों सदनों के एजेंडे में एक महत्वपूर्ण विधेयक भी आज पेश किए जाने के लिए शामिल हैं। लोकसभा में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 आज पेश होगा। जनजातीय मामलों के मंत्री
अर्जुन मुंडा सदन में विधेयक पेश करेंगे। इसके जरिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 का और संशोधन किया जाना है। इसमें अनुसूचित जनजातियों की सूची में त्रिपुरा के कुछ समुदायों को शामिल करने का प्रस्ताव भी किया गया है। वहीं राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश होगा। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा उच्च सदन में विधेयक पेश करेंगे। इसके जरिए अनुसूचित जातियों की सूची में से झारखंड के भोगता समुदाय को हटाने के लिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 का और संशोधन किया जाना है। वहीं अनुसूचित जनजातियों की सूची में झारखंड के कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 का भी और संशोधन किया जाना है। हमारे साथ लोकसभा पर विस्तार से जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन बने हुए हैं। अखिलेश, समझना चाहेंगे लोकसभा की आज दिन भर की कार्यवाही की बात करें तो विधायी कामकाज के लिहाज से, प्रश्नकाल के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन और आज के एजेंडे में क्या क्या शामिल? देखिए, एक बहुत बड़ी घटना हुई है जो कल स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है जी। उससे लोकसभा की कार्यवाही में भी थोड़ी सी परिवर्तन होने की संभावना नजर आ रही है। जो अभी तक मुझे सुबह बात हुई है उसके हिसाब से ऐसा पूरी तरह तकरीबन तय है, लेकिन एक बार एक औपचारिकता पूरी की जाती है जो अन्य दलों के नेता हैं उनसे बात करके। तो 4 से 5 बजे जब लोकसभा बैठेगी, 4 से 5 बजे ओबिचुअरी लता मंगेशकर जी का पढ़ा जाएगा, उसके बाद मौन धारण किया जाएगा और उसके बाद 1 घंटे के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करने की बात है जी। निश्चित तौर पे राज्यसभा ने भी ऐसा ही निर्णय लिया है। तो लोकसभा क्योंकि 4 बजे से बैठती है इसलिए उसका निर्णय आने में अभी समय लगेगा, लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी यही है कि लोकसभा में भी 4 से 5 बजे तक जो है सदन को स्थगित किया जाएगा स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की याद में। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब स्थगित किया जाना है तो उस समय प्रश्नकाल का समय है, तो समझ सकते हैं कि प्रश्नकाल उस समय नहीं चलेगा और उसके बाद सीधे राष्ट्रपति के अभिभाषण के पर आ जाएंगे। अब निश्चित तौर पे आप समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे तकरीबन चर्चा पूरी हो चुकी है और जितने सदस्य बाकी हैं उनका भाषण जब हो जाएगा उसके बाद प्रधानमंत्री का उत्तर होगा। लेकिन इस बीच में इंट्रोडक्शन करवा दिया जाएगा और उसके बाद जो बचा हुआ समय होगा उसमें आगे के बजट पर चर्चा की शुरुआत होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बजट पर जो प्रथम चरण में भी बजट का जो एक हिस्सा है उस पर चर्चा शुरुआत खत्म करके उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब भी आना है, उसके बाद ये माना जाता है। लेकिन एक जो और अहम बात है मैं आपको बताऊं पराक्रम, कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो जाती है तो उसके बाद स्पीकर जो है वो स्पीकर एक प्रस्ताव बना के कि राष्ट्रपति जी को भेजते हैं एक संदेश कि लोकसभा के सदस्यों ने आपको धन्यवाद दिया है और यह एक बहुत ही रोचक कार्रवाई होती है और उसके बाद राष्ट्रपति उसको एक्नॉलेज भी करते हैं और राष्ट्रपति का एक संदेश आता है जो लोकसभा के स्पीकर फिर पढ़ते हैं। तो हालांकि आज नहीं होगा, ये सत्र के बाद में होगा, लेकिन ऐसी परंपरा है। तो ये परंपरा भी आज स्पीकर जब प्रधानमंत्री का धन्यवाद पर ये रिप्लाई हो जाएगा उसके बाद स्पीकर एक बना के संदेश बना के राष्ट्रपति को भेजेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हम दर्शकों को यहाँ पर एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे कि हमारे दोनों सहयोगियों ने इस बात की जानकारी दी है कि राज्यसभा जो कि सुबह 10 बजे से शुरू होगा, स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद 1 घंटे के लिए राज्यसभा स्थगित की जाएगी। ठीक इसी तरह से लोकसभा जब शाम को 4 बजे शुरू होगी तब भी स्वर कोकिला लता मंगेशकर को उनके निधन पर लोकसभा में भी श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही भी 1 घंटे के लिए स्थगित होगी। आज लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं होगा और उसके बाद संभवतः राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब लोकसभा में हो सकता है। कामाख्या जी, स्वर कोकिला भारत रत्न लता जी को सारा देश नम आंखों से सारे देश ने विदाई दी है और आज जो सर्वोच्च संस्था है लोकतंत्र की, संसद के दोनों सदन, वहां भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। किन शब्दों में आप श्रद्धांजलि देंगे उन्हें? बहुत दुख हुआ, लता जी का मृत्यु से हम लोग बहुत दुखी है, पूरा देश पूरा विश्व दुखी है। और इंटरेस्टिंग बात है, सरस्वती जी का पूजा का दिन में उनका निधन हुआ है। ऐसा है क्या, किस भाषा में वो गीत नहीं गाया, हम लोग पूरा भावोली श्रद्धांजलि है। लता जी अमर रहेगा, हमेशा उसका गीत बजता रहेगा और जो श्रद्धांजलि राज्यसभा में भी दी जाएगा
लोकसभा में दी जाएगा जी। उसका आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिले, ये मैं चाहता हूँ, हम पूरा देश चाहता है। और ऐसा शायद एक युग का, एक डिकेड का एक व्यक्तित्व है, उनका निधन से बहुत दुख है हम लोग। जी बिल्कुल। रामनारायण जी, आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं, क्योंकि वाकई में ये जैसा कि ठीक कहा कामाख्या प्रसाद जी ने कि संगीत के एक युग का अवसान हुआ है लता जी के साथ, क्या कहेंगे? देखिए, लता जी सही मायनों में भारत रत्न थी, जिनकी कीर्ति जो केवल एक सीमा तक, किसी स्टेट, किसी देश, बल्कि दिग दिगंत तक गूंजती रहती है। और उन्होंने कहा था आवाज़ ही मेरी पहचान है। तो एक ऐसी आवाज़ है जो संगीत दुनिया ही नहीं, पूरे भारत की आवाज़ बन के उभरी है, इस संस्कृति की आवाज़ बन के उभरी है, जो पूरे देश दुनिया में आप गूंज रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल खुद वहाँ जा करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की है, एक राष्ट्र की कृतज्ञता उनके प्रति ज्ञापित की है। एक बहुत बड़ी हस्ती थी, उनका जाना निश्चित रूप से बहुत दुखद है। हालांकि एक सबको जाना होता है, वो हो गई हैं, लेकिन वो जो अपने पदचिन्ह छोड़ गई हैं, वो बरसों तक, सदियों तक लोगों के सामने रहेंगे। और लता जी के प्रति देश का सम्मान जो है वो सामने आया। एक बात इसमें कहना चाहेंगे, जब लता जी को 1999 में पद्म भूषण दिया गया, तब एक सवाल उठा था कि उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। ये बात सरकार को समझ में आई थी कि हम कहीं ना कहीं चूक गए, तो 2 साल बाद ही उनको भारत रत्न दिया जाएगा। जी, 2001 में भारत रत्न दिया गया। तो लता जी का जो योगदान रहा, लता जी की जो एक चिर परिचित शैली, वो राज्यसभा में भी रही, उनकी अपना एक अजात शत्रु की भूमिका रही उनकी, लेकिन उनका जो योगदान है वो हर पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो है वो याद रहेगा। और आज संसद भी जब होगी, दोनों सदनों में उनको याद किया जाए, श्रद्धांजलि दी जाएगी, तो एक तरह से पूरे देश की, एक पूरे जन जन की श्रद्धांजलि भी होगी। और ये सब, और रामनारायण जी, आपको याद होगा, चूंकि आपका भी एक लंबा इतिहास रहा है संसद की रिपोर्टिंग का, हमने देखा कि संसद भवन परिसर का केंद्रीय कक्ष लता जी की सुमधुर आवाज का साक्षी रहा है। सारे जहां से अच्छा ये गीत उन्होंने केंद्रीय कक्ष में गाया था। तो कैसे देखेंगे आप उनके पूरे व्यक्तित्व को? मतलब जितनी महान उनका कद था, उतनी ही सरल, उतनी ही सहज और उतनी ही जमीन से जुड़ी हुई शख्सियत लता मंगेशकर की। नहीं, जो कहा जाता है ना कि पद से बड़ा कद होता है, तो लता जी एक गायक और एक अच्छी, उसके उनका कद बहुत बड़ा था कि उन्होंने ऐसे मौके पर, हमने देखा था 1962 में जब चीन के युद्ध के बाद पूरे देश में निराशा का माहौल था, तब उन्होंने जो गीत गाया था उसने पूरे देश में उत्साह का संचार किया था। वो अविस्मरणीय है, वो पूरे हमेशा सदियों तक से याद किया जाएगा। संसद में जो आपने जिक्र किया अभी, इन्होंने अपनी जो आवाज़ दी थी, उन्होंने जो संबोधित किया था, जो गायन किया था, वो भी हमेशा याद रहेगा। तो लता जी को केवल एक उसमें देख पाना, केवल संगीत के गायक की भूमिका में, एक पार्श्व गायक की भूमिका में देखना एक बहुत छोटी चीज़ है। उनका बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व था। उन्होंने 1929 में सफर शुरू किया था, उनके साथ में जो गायक कलाकार रहे हैं, रफ़ी रहे हों, मुकेश जी रहे हों, किशोर कुमार जी रहे हों, और आज के जो कलाकार रहे हों, सबके साथ उन्होंने जो अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। आज भी उनको सुनते लगता नहीं है कि वो 90 साल की आवाज़ उनकी आ रही है। बिल्कुल, 4 से 5 पीढ़ियों को लता जी ने अपनी आवाज़ दी उन्होंने। तो लता जी का एक व्यक्तित्व, अद्भुत व्यक्तित्व है। वो एक कहते हैं जिसे दैवीय व्यक्तित्व होता है, वो व्यक्तित्व रहा उनका। बिल्कुल ठीक है। कामाख्या प्रसाद जी, जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप लता जी के संदर्भ में? जी, प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी ने का एक टेलीफोनिक वार्ता जी हुआ, उनके जन्मदिन पर वो बधाई दे रहे थे उन्हें। प्राइम मिनिस्टर ने तो कितना हम्बली उनको दे रहा था, और उससे ज़्यादा दोनों का बीच में जो वो सुनना चाहिए सबको, प्राइम मिनिस्टर का ऑनेस्टली जो बोल रहे हैं, जो मन का बात बोल रहा है, और लता जी ऐसा सम्मानित कर रहा है, कितना मतलब भावुक हो गया, उसको भी सुनना चाहिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग लगाव था लता दीदी के साथ में, और वो समय समय पर झलकता भी था। ऐसा नहीं लगता है क्या कोई प्राइम मिनिस्टर बोला, कोई भाई एक दीदी को बोल रहा है, ऐसा लग रहा है। इसको बहुत सारे ऐसा घटनाएं हैं, लेकिन ये हमेशा याद रहेगा। जिस फोन की कन्वर्सेशन का जिक्र कर रहे हैं आप, वो हम सभी ने भी सुना था। वाकई में वो बहुत आत्मीयता से भरा हुआ था। आत्मीयता से बात है वो ऐसा नहीं लगता है क्या प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, वो ऐसा नहीं लगा कि एक भारत कंठ बोल रहा है। ऐसा दीदी और भाई का बीच में चर्चा। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा यदि मैं कामाख्या प्रसाद जी राज्यसभा के बिजनेस की बात करूं, तो हमने देखा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत जो चर्चा हुई, उसमें सत्ता पक्ष के सांसदों के तर्क समर्थन में रहे। उसमें सरकार के कामकाज के जो तरीका था, जो नीतियां थी, जो योजनाएं थी, उसको सराहा गया। तो विपक्ष ने कई सारे मुद्दे उठाए, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई भी शामिल है। आप कैसे देखेंगे इन चुनौतियों को, क्योंकि ये समय चुनौती से भरा हुआ था। कोरोना की चुनौती देश ही नहीं पूरी दुनिया की सामने थी। ऐसे में जो आर्थिक प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को आप कैसे देखेंगे?
देखिए, मैं उस दिन मेरा वक्तव्य था, वहाँ पर जी। मैं बोला, जैसे देश का एक डेंजरस सिचुएशन से गुजरना पड़ा, इस टाइम में अगर दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या करता। यही एक संभव हुआ, केवल नरेंद्र मोदी जी यहाँ देश का संभाला और पूरा 130 करोड़ को कोई बिना जी डिस्टर्बेंस में चलाया। पूरा खाली भारत में ही तो कोरोना नहीं हुआ, पूरा वर्ल्ड इसके लिए इफेक्ट हुआ। मैं चाहता था कि अब विपक्ष ने उसका कुछ धन्यवाद भी दे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन ये दिखने नहीं मिला। जी मेरा मतलब ऐसा ही है कि डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि सत्ता को गाली देना ही है, अगेंस्ट में बोलना है, ऐसा नहीं है। उसका भी कुछ भी तो बोलो। प्राइम मिनिस्टर जैसा काम किया, नीचे तक पहुंचा, ठीक है। ये बहुत क्षति हुआ, इसको क्षतिपूरण करने के लिए हम लोग का व्यवस्था हो रहा है। बजट में इसका बजटरी प्रोविजन में इस बार बजट जो दिया प्राइम मिनिस्टर का निर्देश से जो बजट प्रस्तुत हुआ, इसमें भी प्रावधान है। ठीक है। बेरोजगारी नहीं है चैलेंज, तो बेरोजगारी आज का चैलेंज नहीं है, ये तो हमेशा चैलेंज है। प्रॉपर्टी चैलेंज तो इंडिया के लिए बहुत पुराना चैलेंज है। इसका सामना करने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन कामाख्या जी, जो विपक्ष बेरोजगारी की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, तेल की कीमतों की बात कर रहा है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि गंभीर हैं और आम जनता से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि जवाबदेही इस पर बनती है सरकार की? नहीं, जब देखिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, क्या गवर्नमेंट तो बढ़ा नहीं, ये पूरा इंटरनेशनल मार्केट से 2-3 चीज जुड़ा हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है, और जो हम लोग का सरसों का तेल है, इसका भी बयान फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है। जी। ऐसा जवाब तो नहीं है, लेकिन उसका क्लियरिफिकेशन तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है। उसको जानते हुए भी विपक्ष उठा रहा है। इसके लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चुनौती है। आदमी लोग को पता है, जो देशवासी को पता है कि किस कारण से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट, देशवासी जानता है कि एनडीए गवर्नमेंट ने नहीं किया। कोई गवर्नमेंट चाहता है कि महंगाई बढ़े, कोई गवर्नमेंट चाहता है कि बेरोजगारी बढ़े, कभी नहीं चाहता है। ठीक है। हम लोग इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे व्यवस्था है। इसका गवर्नमेंट ने जवाब आज शायद प्राइम मिनिस्टर ने कल उसका आज भी और कल भी वो देंगे। ठीक है। और एक बार फिर मैं रुख करना चाहूंगा मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन का। लोकसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश होना है। क्या महत्वपूर्ण प्रावधान अखिलेश इसमें किए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बीच बीच में जब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संविधान में कहा गया कि उनको आरक्षण देना है जी। तो इसके बाद जिन जातियों को चिन्हित किया गया था, या तो शेड्यूल ट्राइब में या शेड्यूल कास्ट में, उन जातियों को चिन्हित किया गया था उस समय। लेकिन उसके बाद में भी बार बार पता चलता है कि उसके अलावा कुछ अन्य समुदाय हैं जो छूट गए हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट के भी लोगों को शामिल किया गया है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी शामिल किया गया है। और राज्यवार ऐसे सूची आती है राज्य सरकार की तरफ से, राज्य सरकार अपने सरकारी आदेश में उसे शामिल करती है, उसके बाद विधानसभा से उसको पारित करती है, उसके बाद केंद्र सरकार को देती है कि ताकि केंद्र सरकार की जो नौकरियां हो, केंद्र सरकार के जो इंस्टीट्यूशंस हो, उनमें भी उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले और उनमें भी उसी आधार पर उनको आरक्षण मिले। तो इसीलिए इस बार त्रिपुरा का आया है, और त्रिपुरा के जो शेड्यूल ट्राइब के लोग थे जो छूट गए थे या किनका नामकरण में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उन सारे लोगों को इस बार शामिल किया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिपुरा जो है एक ऐसा संवेदनशील प्रदेश है जो बांग्लादेश की सीमा से भी जुड़ता है। उसके अलावा वहाँ ट्राइबल्स की जो जीवन शैली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे में जरूरी था कि जिन ट्राइबल समुदायों से ऐसी मांग उठ रही है या सरकार ने पाया कि उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो आया है और इस बार राज्यसभा में लोकसभा में पेश किया जा रहा है उसमें। और निश्चित तौर पे आम तौर पे ऐसे मुद्दों पे एकजुटता होती है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, और जरूर विपक्ष कुछ सवाल उठाता है उनके ट्राइबल लोगों के उन्नयन के लिए, लेकिन आमतौर पे ऐसे जो लेजिस्लेशन होते हैं वो सर्वसम्मति से पारित होते हैं, और ऐसी संभावना है यहाँ पे भी। अखिलेश, हमने देखा कि ये जनजातीय एक ऐसा मुद्दा रहा है देश की सियासत का जिस पर कई सारे प्रयास आजादी के बाद से लगातार अब तक किए गए। उन प्रयासों की समीक्षा यदि हम करें तो क्या वाकई में वो स्थान अभी जनजातीय समुदाय को मिल पाया है जिसके वो हकदार हैं, या फिर कोशिशें और ज्यादा की जानी है? देखिए, निश्चित तौर पे ये सतत प्रक्रिया है, और सतत प्रक्रिया के तहत चूंकि उनके जीवन शैली बिल्कुल अलग थी, वे मुख्य धारा से, समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल कटे हुए थे।
तो एक सतत प्रक्रिया के तहत वो धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा से और समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का एक खास मतलब ये भी होता है कि वो जो मुख्य धारा की राजनीति है उससे जुड़े, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था से जुड़े, उसके बाद रोजगार में उनका हो, उसके बाद अफसरशाही में सारी जगह पे उनकी प्रतिनिधित्व होती है, तभी वो उन्हें माना जाता है कि अन्य जो समाज पूरे के समाज का जो ऐसा तबका है जो आप पहले से ही विकसित है उनके समक्ष खड़ा हो चुका है। लेकिन ऐसा सरकार मानती है और ऐसा कई रिपोर्टों में ऐसा जाहिर हुआ है कि उनको अभी भी उनके लिए काफी कुछ करने की जरूरत है। बहुत सारे प्रयास और ज्यादा किए जाने जरूरी हैं। डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि उनको और भी ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में वो समाज के जो विकसित समुदाय है उनके समकक्ष खड़ा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए कामाख्या प्रसाद जी, आपसे समझना चाहूंगा, जो कुछ प्रयास अब तक किए गए, हम कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि हमारी जो सरकार है वो गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों को समर्पित सरकार है। जो प्रयास अब तक हुए हैं इनके उत्थान के लिए, उनकी समीक्षा कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, वाजपेयी जी का दिन में और मोदी जी का दिन में हम लोग चला रहे हैं जी। बाकी कार्यकाल तो कांग्रेस या अलग पार्टी ने किया था, लेकिन जैसा लगता है क्या जितना होना चाहिए नहीं हुआ था। इसीलिए बिरसा मुंडा जी को इस बार जनजातीय उसका जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। पहली बार उनका प्रतिमूर्ति में किया गया और महिलापन भी हो गया और लगता है क्या और काम करने के लिए गवर्नमेंट बहुत इच्छुक है। मैं प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत बातों में बोला है जी। और बहुत प्रयास करना है क्योंकि उसको समानता लाना है। जनरल कास्ट और आदिवासियों के बीच में जो फर्क है, शिक्षा में फर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन में भले कुछ व्यवस्था किया गया लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि नीचे तक कोई पहुंचा है। इस बार पहली बार ऐसे आत्मा स्वनिर्भरशील बने, उसका स्वाभिमान भी जागे, इसीलिए जनजातीय गौरव दिवस का जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया, इसमें मैं बहुत उनको धन्यवाद भी देता हूं। रामनारायण जी, आपकी नजर में जो प्रयास किए गए हैं जनजातीय समुदाय को लेकर के, उनके उत्थान को लेकर के, वो कैसे हैं? देखिए, कामाख्या जी ने अच्छी बात कही है, समानता का प्रयास लगातार हो रहा है, सतत होता रहता है। लेकिन एक ही 70-75 साल हो गए, हम अमृत महोत्सव वर्ष में चल रहे हैं, अभी तक हम आदिवासी या अनुसूचित जातियां उनके लिए सब कास्ट को लेकर के एक क्लैरिटी नहीं ला पाए। तो कहीं ना कहीं राज्य केंद्र सरकार स्तर पर इस तरह काम होना चाहिए, एक बार स्पष्टता होना चाहिए। कई बार हम कुछ जातियों उपजातियों को जोड़ते हैं, कुछ जाति उपजातियों को हटाते हैं, तो लगातार एक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि अब हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी सदी में पहुंच गए हैं, सारे तरफ आप उत्थान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, समानता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे राजवंश हैं जो ट्राइबल रहे वो रहे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमको एक क्लैरिटी आनी चाहिए, सरकार को एक समन्वित प्रयास करना चाहिए राज्यों के साथ मिलकर के बैठ करके, जिससे कि हम एक लॉन्ग टर्म समाधान निकाल सकें इसका। और ये बार बार का जो होता है समाधान संशोधन करना पड़ता है हमको, SC ST को सम्मान दर्जा दिया गया तो उसको एक समग्र हल निकाला जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। वो भी हमने देखा है उत्तराखंड में एक क्षेत्र है, उसमें पूरा वो ST क्षेत्र है, उसमें कोई भी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, सब ST वहाँ पर। तो इस तरह की जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अमीर और गरीबी के अंतर को पाटना और सभी को सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना, यही आदर्श नेतृत्व है और यही आदर्श व्यवस्था भी है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की नीतियां इस दिशा की ओर कारगर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कामाख्या प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामनारायण जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश सुमन, आपका भी बहुत धन्यवाद हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और लोकसभा में आज कॉर्पोरेट कार्य, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्त, श्रम और रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता और पर्यटन मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद MVV सत्यनारायण शिक्षा मंत्रालय से अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सौमित्र खान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से कौशल विकास के लिए योजनाओं से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद धर्मेंद्र कश्यप शिक्षा मंत्रालय से कोविड-19 के कारण विद्यालयों को बंद किए जाने से संबंधित सवाल आज पूछेंगे। वहीं सांसद राजेश नारायण भाई चुड़ासमा संस्कृति मंत्रालय से गुजरात में ऐतिहासिक इमारतों की जीर्ण शीर्ण स्थिति से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। सांसद भावना गवली पाटिल कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से महाराष्ट्र में
निगमित सामाजिक दायित्व समर्थित परियोजनाओं से संबंधित सवाल आज पूछेंगे। वहीं सांसद पूनम महाजन शिक्षा मंत्रालय से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान से संबंधित सवाल आज पूछेंगे। सांसद संगीता कुमारी सिंह देव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। वहीं सांसद विंसेंट एच पाला पर्यटन मंत्रालय से मेघालय में जनजातीय पर्यटन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद मन्ने श्रीनिवास रेड्डी शिक्षा मंत्रालय से बालिकाओं के लिए मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण से संबंधित सवाल पूछेंगे। वहीं सांसद पूनमबेन माडम शिक्षा मंत्रालय से वंचित और ग्रामीण छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगी। सांसद पीपी चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जलवायु की वजह से होने वाले पलायन से संबंधित प्रश्न आज लोकसभा में पूछेंगे। वहीं सांसद दिलीप शेखिया रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल, रोजगार से जुड़ी व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ सवाल आज पूछेंगे। रोजगार शिक्षा के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं। सांसद डॉक्टर उमेश जाधव संस्कृति मंत्रालय से तीर्थ केंद्रों की पहचान से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। वहीं सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया वित्त मंत्रालय से भारतीय रिजर्व बैंक से सहायता से संबंधित सवाल प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। सांसद सुथिरुनुवुक्कुरासर संस्कृति मंत्रालय से संग्रहालयों में रिक्त पद से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद धनुष एम कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय से नेशनल करियर सर्विस से जुड़ा हुआ सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। सांसद एम कबीर आनंद, जैसा कि हमने बताया, केंद्रीय विद्यालयों से जुड़ा हुआ सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। और सांसद डीएम कथीर आनंद शिक्षा मंत्रालय से केंद्रीय विद्यालय से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। वहीं सांसद मेनका संजय गांधी श्रम और रोजगार मंत्रालय से बंधुआ मजदूरी से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगी। सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत पर्यटन मंत्रालय से दूतावासों में पर्यटन उप प्रभागों के सृजन से जुड़ा हुआ सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। वहीं बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में आज नागर विमानन, कोयला, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। सांसद प्रभाकर रेड्डी विम रेड्डी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य सहायता दिए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद KRN राजेश कुमार कोयला मंत्रालय से तमिलनाडु को कोयले का आवंटन किए जाने से संबंधित प्रश्न आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन कोयला मंत्रालय से कोयले की कमी और ऊर्जा संकट से बचने के लिए किए जाने वाले उपायों से संबंधित प्रश्न आज पूछेंगे। सांसद डॉक्टर CM रमेश नागर विमानन मंत्रालय से निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विमानपत्तनों का प्रचालन और अनुरक्षण किए जाने से संबंधित प्रश्न आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। वहीं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे राज्यसभा सांसद आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से लाइट हाउस परियोजना से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। सांसद सुजीत कुमार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से
युवा, विशेषकर युवा महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित लोगों को उद्यमी प्रशिक्षण दिए जाने से जुड़ा हुआ सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। जबकि सांसद नारायण दास गुप्ता आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से दिल्ली में 4 मंजिला इमारतों का निर्माण किए जाने के कारण प्रदूषण से संबंधित प्रश्न आज प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे। वहीं सांसद नीरज डांगी नागर विमानन मंत्रालय से निजीकरण के कारण बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न आज पूछेंगे। सांसद आनंद शर्मा नागर विमानन मंत्रालय से एयरलाइंस की सुरक्षा पर 5G मोबाइल सेवाओं के प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित प्रश्न आज पूछेंगे। वहीं सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जल शक्ति मंत्रालय से बांधों की संरचना और स्थिति का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण से संबंधित सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा से पूछेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी पर आप देख सकते हैं उच्च सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। वहीं लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से शुरू होगी, जिसका सीधा प्रसारण भी आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।